परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने हड्डियों में होने वाले टीबी क्षय रोग यानी बोन टीबी या अस्थि क्षय रोग का लक्षण के बारे में जानकारी दिया है। 5 संकेत को न करें अनदेखी। हड्डियों के टीबी संक्रामक रोग है। यह रोग विश्व तक फैला हुआ है। इसके लिए जागरूकता विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया में अधिकांश यह महामारी रोग फैला हुआ है। आवश्यकता है कि रोगों का बचाव करे। इसके लक्षणों को लेकर उपचार तक नियंत्रण करना प्रमुखता है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। आज का स्पीच का विषय है हड्डियों और जोड़ों को इस तरह प्रभावित करने लगता है क्षय रोग। लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। जो लोग समझते हैं कि टीबी यानी क्षय रोग हमारे फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करने वाला पुल्मोनरी रोग है, उन्हें दोबारा अपनी सोच पर विचार कर लेना चाहिए। चिकित्सा आंकड़े बताते हैं कि भारत में टीबी के 5 से 10% मरीज बोन टीबी से पीड़ित होते हैं और बोन टीबी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण ऐसे मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें टीबी बैक्टीरिया हड्डियों और रीढ़ तक को प्रभावित कर देता है। भारत तकरीबन 1 लाख लोगों की ऐसे लोगों का ठिकाना है जो ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है। आर्थराइटिस से अलग है दर्द। बोन टीबी को शुरुआती चरण में आर्थराइटिस रोग होने की भूल हो जाती है, इसलिए इसे आर्थराइटिस के दर्द से अलग समझने के लिए मरीजों को इसके दर्द की प्रकृति पर गौर करना चाहिए। आर्थराइटिस के ज्यादातर मरीजों को रात में सोते समय राहत महसूस होती है, लेकिन बोन टीबी पीड़ित मरीजों को सोते समय ज्यादातर तकलीफ होती है, क्योंकि इस दौरान बैक्टीरिया की गतिविधि बढ़ जाती है। रीढ़ के जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि टीबी शुरू में फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, लेकिन धीरे धीरे यह रक्त प्रवाह से होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जिसे आमतौर पर एक्स्ट्रापुल्मोनरी या डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर लंबी हड्डियों और वर्टिब्रा को नुकसान एक्स्ट्रापुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा कारण माना जाता है और यह रोग हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही इसमें कोई भी हड्डी प्रभावित हो सकती है, लेकिन अमूमन यह रीढ़ और वजन सहने वाले जोड़ों मसलन हाथ, कलाइयां और कोहनियों पर ही आक्रमण करता है। दर्द का प्रकार भी क्षय रोग के सटीक स्थान पर निर्भर करता है। मसलन स्पाइन टीबी के मामले में पीठ के निचले हिस्से में दर्द इतना भयंकर होता है कि मरीज को इलाज कराना पड़ जाता है। कूल्हे और घुटनों के जोड़ होते हैं क्षतिग्रस्त। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस को पार्ट्स रोग भी कहा जाता है और आम तौर पर रीढ़ के दुर्गम हिस्से को प्रभावित करता है। इसमें लगातार और असह्य पीठ दर्द होता है, क्योंकि इसके वायरस वर्टिब्रे को सुरक्षा देने वाले डिस्क को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। जोड़ों का टीबी अकड़न के साथ ही दर्द का कारण बनता है। ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस यानी बोन इन्फेक्शन हड्डियों में लगातार दर्द का कारण होता है और इसके आसपास के टिश्यू की समस्याएं भी बढ़ जाती है। यदि कलाई प्रभावित है तो कार्पेल टनल सिंड्रोम जैसी समस्याएं होती है। जोड़ों के टीबी से प्रभावित व्यक्ति के कूल्हे और घुटनों के जोड़ धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। फैलता है स्पाइनल टीबी। इसी तरह इलाज नहीं होने पर स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे तक फैल सकता है। हड्डियां कमजोर होने लगती है और इसके बीच कुशन का काम करने वाले डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गंभीर मामलों में रीढ़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड संकुचित हो सकता है, जो शरीर के निचले हिस्से में लकवे का कारण बनती है। निकल सकती है कुबड़। स्पाइनल टीबी यदि वर्टिब्रे और डिस्क को क्षतिग्रस्त करने लग जाए तो रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आती है और कुबड़ बन जाती है। स्पाइनल टीबी को यदि सही समय पर नहीं पहचाना जाए, इलाज ना हो, यह गंभीर हो सकता है और गंभीर लकवे का कारण बन सकता है, जिसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। फेफड़े होते हैं संक्रमित। टीबी के मरीजों की हड्डियों में ट्यूबरकुलोसिस के सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं और नहीं भी।
मसलन बुखार, थकान, रात में पसीना आना और बेवजह वजन कम होना आदि। हालांकि बोन टीबी से पीड़ित लगभग आधे मरीजों के फेफड़े भी संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब यह रोग आमतौर पर सक्रिय नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि बोन टीबी से पीड़ित मरीजों को कफ भी ना निकले और उन्हें यह अंदाजा भी नहीं मिल पाता है कि वे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं। इसकी शुरुआती लक्षण स्पष्ट होने में बरसों लग जाते हैं। इलाज में लगता है वक्त। इसके अलावा बोन टीबी से पीड़ित मरीज आमतौर पर संक्रामक नहीं होते, क्योंकि जब तक आप मरीज के मवाद के संपर्क में नहीं आते तब तक कफ के सक्रिय वायरस कणों के जरिए फैलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बोन टीबी बोन मैरो को प्रभावित कर सकता है, इसलिए समय पर और पूरा इलाज ही मरीजों की इस रोग से पूरी निजात दिला सकता है। इलाज की अवधि, स्थान और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन फेफड़ों के टीबी के विपरीत बोन और स्पाइन टीबी के इलाज में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। दवाइयों का संपूर्ण कोर्स है जरूरी। सामान्य हड्डी के टीबी के इलाज में 1 साल लग जाता है और स्पाइन टीबी के मामले में लकवे का इलाज और रिकवरी की अवधि भी शामिल होती है, जो मामूली, आंशिक या गंभीर लकवे पर निर्भर करता है। एमडीआर टीबी के मामले में मरीजों पर कई दवाइयां बेअसर हो जाती हैं और इससे पूरी तरह से उबरने में लंबा समय लग जाता है। टीबी के मरीजों को दवाइयों का संपूर्ण कोर्स करने की सख्त हिदायत दी जाती है और इसे डॉक्टर से परामर्श के बगैर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेड रेस्ट है जरूरी। मरीजों को यह समझना जरूरी है कि टीबी की यदि सही समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज कराया जाए तो यह रोग पूरी तरह से साध्य है। बोन टीबी के मामले में बेड रेस्ट, अच्छा खान पान, दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी आपको सामान्य जिंदगी की ओर लौटाने में मददगार हो सकती है। लिहाजा इसके लक्षणों की अनदेखी ना करें और इन्हें हल्के में ना लें। यह भी याद रखें कि टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह रीढ़, मस्तिष्क, किडनी सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि उचित चिकित्सा नहीं कराई जाए यह रोग घातक साबित हो सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपचार बताया है। 5 घरेलू उपचार लहसुन, हल्दी, पुदीना, शहद और प्याज के जरिए इसका उपचार कर दूर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं खर्राटे लेना जिनकी आदत बन जाती है। कोई भी व्यक्ति यदि रोज खर्राटा लेता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि बीमारी है। बहुत जरूरी है कि सही समय पर इसका उपचार किया जाए, क्योंकि खर्राटा लेना वाले को तो पता ही नहीं होता कि वो नींद में खर्राटे लेता है, लेकिन उसके आसपास सोने वाले लोगों की नींद पूरी खराब हो जाती है। जानिए किन चीजों के सेवन से आपकी यह खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। लहसुन का सेवन करने से खर्राटे की समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिनमें कि खर्राटे से आराम मिलता है। इसलिए सब्जियों के माध्यम से लहसुन का सेवन करें। लहसुन की चटनी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके पेट में बार बार गर्मी की समस्या नहीं होती है तो आप एक लहसुन की कली को घी में डालकर सेक कर भी खा सकते हैं। यह काम आपको सोने से 2-3 घंटे पहले करना होगा। हल्दी बहुत गुणी होता है। हल्दी के उपयोग से धीरे धीरे आपकी खर्राटे लेने की समस्या दूर हो जाती है। हल्दी से आपकी नाक साफ होने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है। इसके लिए आप रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर इसका सेवन करें। इससे आपकी सांस का प्रभाव ठीक बना रहेगा और आपकी ये खर्राटे की समस्या दूर हो जाएंगी। पुदीना गर्मियों में आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए इसका उपयोग करके आप अपनी समस्या का उपचार कर सकते हैं। पुदीने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो नाक की छेद की सूजन को कम कर देते हैं।
इसलिए 1 कप पानी गुनगुना करें, उसमें पुदीने की कुछ पत्तियां डालें, थोड़ी देर बाद उसे छानकर पी लें। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। जल्द ही आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शहद तो आसानी से भारतीय घरों में उपलब्ध हो जाता है। शहद से ही आपकी खर्राटे की समस्या भी दूर भाग सकती है। शहद के सेवन से नाक का मार्ग खुल जाता है, जिससे कि सोते वक्त आपको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इसलिए सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में शहद मिलाकर इसका सेवन करें। प्याज, यदि आप प्याज से परहेज करते हैं तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसे खाने से जल्द ही आपकी खर्राटे बंद हो जाएगी। प्याज की गंध बहुत तेज होती है, जो कि आसानी से आपके दिमाग तक पहुंचती है, जिसके बाद आपको नींद में खर्राटे नहीं आते हैं। आप चाहे तो अपने डिनर में भी प्याज को शामिल कर सकते हैं। यह तरीका भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।